व्हाइट हाउस की गद्दी पर ये बैठ चुके हैं। ये तस्वीर अपने आप में अमेरिका के इतिहास की एक अनोखी तस्वीर है। अदालत से लेकर सियासत की लड़ाई में डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से बाजी पलटी है और उन्होंने कितने फैसले लिए, उन्होंने लिए हैं 78 फैसले, क्योंकि 78 उनकी इस समय उम्र है। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि ये जो कनाडा है यहाँ पर वो 25% टैरिफ लगाने जा रहे हैं। लेकिन चीन के साथ में उनका कंपटीशन है, रूस के साथ में उनकी रणनीतिक जो टसल है, अब हम दूसरे देशों पर कर लगाएंगे और अपने लोगों को अमीर बनाएंगे। क्या वाकई में आपको लगता है कि ट्रंप दुनिया का नक्शा बदलने जा रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। दूरबीन के एक खास एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खास इसलिए क्योंकि व्हाइट हाउस की गद्दी पर ये बैठ चुके हैं ट्रंप, और इनके बैठते ही कईयों का सिंहासन हिलने लगा है। वो कौन से निर्णय है प्रणय जो ट्रंप ने बैठते ही ले लिए और फटाफट क्विक डिसीजन से एकदम, और जिससे तिलमिलाहट मच गई। सत्ता परिवर्तन होते ही ये लग गया है कि ट्रंप आ गए। बिल्कुल, ट्रंप आ गए हैं और फैसले भी वो ले चुके हैं। फैसलों पर बात करें, लेकिन मुझे लगता है मृत्युंजय सबसे पहले इस तस्वीर पर बात करनी चाहिए। ये तस्वीर अपने आप में अमेरिका के इतिहास की एक अनोखी तस्वीर है। ये तस्वीर जब खींची गई उस समय जब अटलांटा के अंदर कोर्ट के अंदर पेश हुए थे और एक तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति को पहली बार अदालत के सामने एक अपराधी के तौर पर खड़ा होना पड़ा था। और उस दौरान एक पुलिस शेरिफ ने, उस समय जो प्रक्रिया होती है इसे मगशॉट कहा जाता है, एक अपराधी, एक क्रिमिनल रिकॉर्ड के व्यक्ति का जब मगशॉट खींचा जाता है, उसके बाद अदालत से लेकर सियासत की लड़ाई में डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से बाजी पलटी है, ये इनका ऑफिशियल फोटो है जो आपको व्हाइट हाउस की वेबसाइट के ऊपर नजर आएगा। यानी कैसे आपदा को अवसर बनाया जाए, किस तरीके से गाली को गहना, जो हमारे यहाँ राजनीति में कहा जाता है, डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अपना ऑफिशियल फोटो बनाया और ये बहुत कुछ कहता है। और इस चेहरे पर और इन नजरों के अंदर आपको जो नजर आ रहा है ना, उसी नजरिए के साथ में उन्होंने सत्ता की इस पारी की शुरुआत की है। और शुरुआत की है उन्होंने धड़ाधड़ फैसलों के साथ में। और जिसके लिए जाने जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप जाने जाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि बीते 10 सालों से मैं डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति को ऑन एंड ऑफ भी कवर भी करता रहा हूं। मैं लगातार उनको नोटिस कर रहा हूं। उनका पहला चुनाव, जिस तरीके से उन्होंने कैंपेन का पिच बनाया, और उसके साथ साथ इस चुनाव के अंदर जैसे उन्होंने कैंपेन का पिच बनाया, 2020 के चुनाव में उन्होंने कैसे लड़ा, मैं लगातार उसे फॉलो करता रहा हूं। और मैंने एक चीज नोटिस की है कि डोनाल्ड ट्रंप बेधड़क, बेबाक और बेलौस राजनीति के लिए जाने जाते हैं। और इसीलिए आप उनके फैसलों के अंदर भी वही सारी चीजें देखेंगे। और उन्होंने कितने फैसले लिए हैं? उन्होंने लिए हैं 78 फैसले। 78 फैसलों के ऊपर उन्होंने दस्तखत किए हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर किए हैं। और ये 78 का फिगर क्यों? क्योंकि 78 उनकी इस समय उम्र है। और 78 साल की उम्र में वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। 150 साल बाद ऐसा हुआ है कि अमेरिका के अंदर कोई व्यक्ति जो है, कोई नेता, वो एक बार राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद नॉन कॉन्जिक्यूटिव टर्म के अंदर वापस से व्हाइट हाउस पहुंचा। तो बहुत सारा इतिहास जो है वो उन्होंने रचा है। लेकिन जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है ये फहरिस्त, या कहा जाए ये तस्वीर। और इस तस्वीर के साथ में, इस तस्वीर की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये जो उंगली दिखाते हुए कह रहे हैं ना, अभी तो यही तय नहीं है कि उनके निशाने पे कौन कौन है और वो किसको कह रहे हैं। जी, ये जो नीचे एक लाइन लिखी हुई है, अमेरिका इज बैक, ये उनका नारा है क्योंकि वो लगातार अमेरिका इज बैक, हालांकि अमेरिका गया कहां था जी, अमेरिका कहीं गया नहीं था, लेकिन ये उनका नैरेटिव है। और आप उनके पूरे कैंपेन को देखें तो उन्होंने कैसे अपना पूरा नैरेटिव बिल्ड किया है। वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जैसे कि अमेरिका ग्रेट नहीं था, हम आएंगे तब अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे। अमेरिका को ग्रेट कैसे बनाएंगे, उसका पूरा लंबा चौड़ा खाका उन्होंने अपने भाषण के अंदर खींचा। लेकिन ये वो सारे फैसले हैं। और आप देखिए, ये जो फैसले हैं, 78 फैसलों की पूरी फहरिस्त है। इस फहरिस्त के बाद जो आप बात कर रहे थे कि कई जगह पर सत्ता की हलचल, सत्ता के सिंहासन जो है वो हिलने लगे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो फैसले लिए हैं, ये देखिए, अमेरिका है ये, ठीक है, दुनिया के नक्शे के ऊपर आपको ये अमेरिका नजर आ रहा है। और इसे यदि आप देखें तो जो डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पहुंचने के बाद, यानी वॉशिंगटन डीसी से जो उन्होंने फैसले लिए हैं, उन फैसलों का असर कहां कहां आया, जरा हम इस नक्शे के ऊपर देखते हैं। तो सबसे पहले उसका असर जो है वो आया है कनाडा के अंदर, क्योंकि कनाडा के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि ये जो कनाडा है, यहां पर वो 25% टैरिफ लगाने जा रहे हैं। केवल कनाडा ही नहीं, मैक्सिको के अंदर भी वो 25% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, यानी कर बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसको लेकर जाहिर तौर पर कनाडा में तो काफ़ी हलचल है, क्योंकि कनाडा के अंदर जस्टिन ट्रूडो आप जानते हैं इस्तीफा दे चुके हैं। वहाँ पर इस समय एक असमंजस की स्थिति है, क्योंकि
जो उनकी पार्टी है, जो लिबरल पार्टी है, लेबर पार्टी है, उसको लीड कौन करेगा अभी तो यही तय नहीं है, और उसको लेकर अलग खींचतान चल रही है। अक्टूबर के अंदर उनके यहाँ चुनाव होना है, लेकिन चुनाव माना जा रहा है कि अगले कुछ महीने के अंदर हो सकते हैं, यानी मार्च में माना जा रहा है कि कनाडा में चुनाव हो सकते हैं। तो इस समय कनाडा बहुत मुश्किल में है। कनाडा की तरफ से आपको याद होगा पहले कहा गया था, जब डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार कहा कि हम टैरिफ लगाएंगे कनाडा पे, तो कनाडा की तरफ से उस समय जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि टैरिफ हम भी लगा सकते हैं, हमारे पास भी विकल्प हैं। लेकिन कनाडा ऐसा नहीं कर सकता है। कनाडा न इस समय करने की स्थिति में है। कनाडा की अर्थव्यवस्था इस समय बहुत मुश्किल के दौर से गुजर रही है, और अगर वो टैरिफ, काउंटर टैरिफ अमेरिका पर लगाने की कोशिश करते हैं तो अमेरिका का बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, लेकिन कनाडा का बहुत सारा नुकसान हो सकता है। इसलिए नेगोशिएशन की कोशिश होगी, बातचीत की कोशिश होगी, नई जो लीडरशिप आएगी वो हो सकता है नए सिरे से नेगोशिएट करने की कोशिश करे। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप अभी इस समय एक नए टैरिफ स्टडी की भी बात कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहां उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है। अब आ जाइए आप एशिया में। उन्होंने एशिया और अफ्रीका में, यानी उन्होंने जो संदेश देने की कोशिश की है वो संदेश देने की कोशिश की है इस तबके को। और ये कौन सा है साहब? ये है ब्रिक्स, यानी आप साउथ अफ्रीका, रशिया, ठीक है, इंडिया और आगे यहां पर चाइना, यानी रूस है यहां पर, ठीक है, ये इंडिया है, ये चाइना है, साथ ही ये साउथ अफ्रीका है यहां पर, और इसके साथ ही ब्राजील है जो कि अमेरिका का पड़ोसी है। तो यहां तक यहां पर ब्राजील है। तो अमेरिका ने के राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने ब्रिक्स को संदेश दिया है कि ब्रिक्स के साथ अगर कारोबार किया जाता है, ब्रिक्स अगर बढ़ाया जाता है तो हम उनके ऊपर 100% टैरिफ लगाएंगे। 100% टैरिफ का मतलब होता है कि जो भी चीज़ होगी उसके ऊपर दुगना कर देना पड़ेगा, यानी वो सामान खरीदा ही नहीं जाएगा। अगर किसी भी व्यक्ति को, अगर कोई अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति भारत से सामान लाना चाहता है और अगर उससे दुगनी कीमत चुकानी पड़े तो वो भारत से सामान नहीं लेगा, तो किसी दूसरे मुल्क से लेगा, या अमेरिका में जो घरेलू उत्पादक हैं उनसे सामान लेगा। यानी एक तरीके से ये जो ट्रेड डिनायल है, इसके साथ साथ WHO से बाहर आने का फैसला, पेरिस अकॉर्ड से बाहर आने का फैसला, क्लाइमेट चेंज को डिनाई करने का फैसला, इलेक्ट्रिक वाहनों को नकारने का फैसला, और यहां तक कि जेंडर को नकारने का भी फैसला। जेंडर से मतलब उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए अब 2 ही जेंडर हैं हमारे सरकारी नियुक्त, मेल और फीमेल। ये थर्ड जेंडर का कोई मामला नहीं है। LGBTQ एक संवेदनशील मुद्दा है, अमेरिका की नहीं, यूरोप से लेकर कई जगह पर एक बड़ा एक तबका है, और उसके लिए ये भावना कई देशों के अंदर है, और उसको लेकर एक संवेदनशीलता भी है, एक भावनात्मक मुद्दा भी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जैसे हैं वो इसी तरीके से कहते हैं, न केवल डोनाल्ड ट्रंप बल्कि उनका जो पूरा समर्थक वर्ग है, जो उनका मागा सपोर्ट है, उस मागा सपोर्ट में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस वोकिज्म के खिलाफ रहे हैं, जो इस ये जो सारा मसला रहा है इसकी खुलकर मुखालफत करते रहें, विरोध करते रहें। उसमें एलन मस्क भी शामिल है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो असर डाल रही हैं। अब आपने जो सवाल किया कि असर कहां कहां दिख रहा है और कैसे दिख रहा है, ठीक है, कहां कहां दिख रहा है वो मैंने आपको बता दिया। ये जो बयान है, ये बयान जारी किया गया है जोस रोल मुलिनो की तरफ से। ये पनामा के राष्ट्रपति हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है उसके अंदर एक बड़ा फैसला उन्होंने पनामा को लेकर भी लिया है। ये पनामा कहां है? पनामा इस जगह पर है, बड़ी छोटी सी जगह है पनामा, और पनामा के पास में एक ही जो उसकी सबसे बड़ी कहा जा सकता है महत्वपूर्ण चीज़ पनामा के अंदर है, वो यहाँ पर एक पनामा कैनाल है, पनामा कैनाल। और ये पनामा कैनाल इसके ऐसे इस पर हम पहले एक डिटेल वीडियो भी कर चुके हैं, और उसमें हमने बताया था कि पनामा कैनाल अमेरिका के लिए भी क्यों ज़रूरी है। अमेरिका ने बनाई थी अपनी ज़रूरत के लिए, क्योंकि अमेरिका के ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट तक यदि आपको कोई सामान भेजना है तो यहाँ से, यानी आप अगर सोचें यहाँ न्यूयॉर्क से यदि आप सामान कैलिफोर्निया भेजना चाहते हैं तो वो महंगा पड़ता है, बजाय इसके कि न्यूयॉर्क से यहाँ से आप सामान को जो है पनामा कैनाल के रास्ते वेस्ट कोस्ट पर भेजें। तो इसलिए अमेरिका जो है यहाँ पर नियंत्रण चाहता है, इस्तेमाल करते हुए उसने बनाया। लेकिन उसके बाद जिमी कार्टर जब राष्ट्रपति थे उस दौरान ये सौंप दी गई पनामा कैनाल पनामा को, और अब अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि पनामा कैनाल तो हम वापस लेंगे। और उसके साथ साथ ये जो मैक्सिको की खाड़ी आपको नजर आ रही ना, ये मैक्सिको की खाड़ी, इसका नाम भी उन्होंने बदलने का फैसला कर लिया। उन्होंने कहा इसका नाम गल्फ ऑफ अमेरिका होना चाहिए, क्योंकि हम सबसे बड़े, हमारे नाम पे होना चाहिए। तो ये इस अंदाज के साथ इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता की कुर्सी, अपना ओवल ऑफिस संभाला है। और ओवल ऑफिस पहुंचने के बाद में तो ये जो बयान आया है इसमें साफ नजर आता है परेशानी तो निश्चित रूप से, अगर अमेरिका जैसा ताकतवर देश जबरदस्ती करना चाहे, अपनी ताकत के जोर के ऊपर लागू करना चाहे किसी फैसले को, तो पनामा जैसे बहुत छोटे देश के लिए इसको रेजिस्ट करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी जोस मुलिनो की तरफ से उनको ये जो बयान जारी किया गया है, स्पेनिश में है ये बयान, जिसके अंदर कहा गया है कि पनामा कनाल जो है उसको हम ये इंटीग्रल पार्ट है, ये हमारा पार्ट है, और इसको हम किसी तरीके से अमेरिका को नहीं सौंपने जा रहे हैं।
लेकिन जो कुछ होगा, क्योंकि इसमें बाकायदा अमेरिका ने एक जो साइन है, प्रोटोकॉल जो है, जो समझौता था वो साइन किया था और उसके बाद ये सौंपा गया था पनामा को। तो अब उसको अगर रिवर्स करते हैं, यहां पर क्या वो लागू करेंगे, ये अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन उसको लेकर हलचल है। साथ ही जिस हलचल की मैं बात कर रहा था, हलचल जो है यहां भी है। ये देखिए, ये कनाडा की विदेश मंत्री हैं मेलानी जोली, उनकी तरफ से बयान आया है डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद, और जिसके अंदर उन्होंने बाकायदा कहा है कि ये एक मुश्किल समय है और इस मुश्किल समय के साथ साथ इस समय कनाडा के हर आदमी को साथ जुटना होगा, क्योंकि ये कठिन चुनौती हो सकती है। अगर अमेरिका कनाडा पे टैरिफ लगाने की बात करता है तो ये ट्रेड और जो बिजनेस है उसमें कनाडा की अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बढ़ा सकता है। बड़ा एक सवाल और, जब हम ब्रिक्स में आए तो इंडिया भी है, इंडिया अमेरिका दोस्त कहे जाते हैं और ट्रंप से माना जाता है कि ट्रंप के तो भारत के साथ अच्छे संबंध हैं। तो अगर ये 100% टैक्स बढ़ता है तो इंडिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, कारोबारी से राजनेता बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके लिए उनकी जो बिजनेस बुद्धि है वो पहले है, राजनीति बाद में है। तो वो बिजनेस के हिसाब से फैसला करते हैं। वो भारत के साथ में कारोबार करना चाहते हैं, वो भारत के साथ बिजनेस करना चाहते हैं। लेकिन ये जो दोस्ती की बातें थी ना, जो जिसको लेकर धारणा बनी, कब बनी? जब वो पिछली बार राष्ट्रपति थे। उस समय को भी याद करिए मृत्युंजय आप, उस दौरान क्या हुआ था? हार्ले डेविडसन जैसी बाइक को लेकर जिद पर अड़ गए थे डोनाल्ड ट्रंप। मैं उस बैठक को कवर करने के लिए पहुंचा था जब भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात से ठीक पहले उन्होंने जो है सुबह सुबह एक ट्वीट कर दिया, और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि भारत ने बहुत नाइंसाफ़ी की है हमारे साथ में और ट्रेड के मुद्दे के ऊपर हमारे साथ बहुत अन्याय होता है। देखिए आप, ट्रेड में अमेरिका के साथ में अन्याय हो रहा है, ये नैरेटिव वो पिछले कई सालों से दोहरा रहे हैं। उनकी एक जिद थी कि भारत के अंदर हार्ले डेविडसन गाड़ियों के ऊपर जो हायर टैक्स लगता है वो नहीं लगना चाहिए। वो टैक्स क्यों लगता था? भारत क्यों हायर टैक्स लगाता था हार्ले डेविडसन जैसी महंगी गाड़ियों के लिए? पहली बात तो यह है कि एक बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट की बाइक है, उस तरीके की बाइक आमतौर पर भारत में नहीं है। दूसरी बात, भारत के अंदर जो बाइक इंडस्ट्री है, जो बाइक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है और साथ ही काफ़ी हम बाइक्स एक्सपोर्ट भी करते हैं और आसपास के इलाके में। तो अगर ऐसी बाइक्स अमेरिका बिना किसी टैरिफ के हमारे बाजार में डालता है तो उससे हमारे मैन्युफैक्चरर्स पर असर पड़ेगा, हमारे मैन्युफैक्चरर्स पर असर पड़ेगा तो हमारा जो ट्रेड है वो प्रभावित होगा। इसलिए जनरली कोई भी देश ऐसी स्थितियों के अंदर ट्रेड बैरियर लगाता है, वो ताकि उसका जो घरेलू उत्पादक है वो संरक्षित हो सके। आपको अपने घर में भी तो कारोबार बढ़ाना है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिद पर अड़े हुए थे। अब ये देखना है कि वो ब्रिक्स के साथ जो बातें कर रहे हैं, ब्रिक्स को लेकर एक जो अमेरिका की चिंता है, वो पहली बात तो ये है कि G7 और G8 के मुकाबले एक नई ग्रुपिंग खड़ी हो रही है, जिसके अंदर अब ईरान भी शामिल हो रहा है, ब्रिक्स के अंदर आना चाहता है। इसके साथ साथ और कई देश हैं जो कि ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। सऊदी अरब, जो गल्फ के देश हैं, UAE है, ये ब्रिक्स में शामिल हो रहा है। तो ब्रिक्स का कुनबा बढ़ता चला जा रहा है और ब्रिक्स के अंदर जो अहम किरदार है वो कौन है? उनका झगड़ा भारत से उतना नहीं है, लेकिन चीन के साथ में उनका कंपटीशन है, रूस के साथ में उनकी रणनीतिक जो टसल है कहा जा सकता है वो है। इसलिए वो भारत को भी ये संदेश दे रहे हैं कि आप भी ब्रिक्स से बाहर आ जाइए, हमारे साथ आ जाइए, हमारे साथ आ जाइए, साथ रहो तो सबसे बेहतर, मौन रहो आभारी है। बिल्कुल। तो डोनाल्ड ट्रंप का यही अंदाज है। तो वो भारत को ही नहीं, वो सब लोगों को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि ईदर यू आर विद मी और अगेंस्ट मी, और अगर आप मेरे अगेंस्ट हैं तो फिर अमेरिका वही करेगा। क्योंकि जैसे आज जब कल उनसे सवाल पूछा गया, मैं आपको दिखाता हूं वो तस्वीर, जब ये दस्तखत करते करते उनसे तमाम सवाल पूछे जा रहे थे, तो उसमें ब्राजील के एक जर्नलिस्ट ने पूछा उनसे कि ब्राजील को लेकर क्या है, तो उन्होंने कहा ब्राजील के साथ हमारे अच्छे रिश्ते अच्छे हैं। उसी संदर्भ में उन्होंने ब्रिक्स का जिक्र किया था। उसी में उन्होंने कहा था कि ब्रिक्स से जो बाहर आ जाए उसके साथ मुझे बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, ब्रिक्स से बाहर आ जाइए। और मुझे लगता है कि जब बाहर आने का सिलसिला शुरू होगा तो चीन भी बाहर आ जाएगा। साथ ही उन्होंने एक चीज़ और कही, उन्होंने कहा ब्राज़ील को अमेरिका की ज़रूरत ज़्यादा है, अमेरिका को ब्राज़ील की उतनी ज़रूरत नहीं। तो यह है डोनाल्ड ट्रंप का एक तरीके से आप उसे उनका एरोगेंस कह सकते हैं, उनका एटीट्यूड कह सकते हैं, उनका पावर कह सकते हैं। क्योंकि ये देखिए, ये $21 ट्रिलियन की इकॉनमी है और $21 ट्रिलियन की इकॉनमी पर बैठा हुआ उसका नेतृत्व करने वाला जो राष्ट्रपति है, उसको ये पता है कि अमेरिका के पास डॉलर भी है, अमेरिका के पास फौज भी है और ऐसे बहुत सारे देश हैं, कहीं से भी कमजोर नहीं है। तो वो कहीं से कमजोर नहीं है अमेरिका में इस समय, और उसका जो असर है वो आपको इस समय डॉलर पर नजर आ रहा है। डॉलर का जो दाम है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और जो एक बात चल रही थी डी डॉलराइजेशन की, यानी डॉलर अब अप्रासंगिक हो गया है, हम अपनी अपनी मुद्राओं में कारोबार कर रहे हैं, अल्टरनेटिव इकोनॉमीज की बात कर रहे हैं। आप सोचिए, डॉलर के मुकाबले उन्होंने बाकायदा उनका, यानी डोनाल्ड ट्रंप का और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप का भी जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन नहीं, उसको आप क्रिप्टो करेंसी कह सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी उनकी लॉन्च हो चुकी है और वो काफ़ी सब्सक्राइब हो रही है।
तो वो अल्टरनेटिव उसकी तो बात करते हैं, लेकिन जो धन है, धन के ऊपर वो अमेरिकी नियंत्रण चाहते हैं और अमेरिकी नियंत्रण वो चाहते हैं, इसीलिए उनकी सारी नीतियां जो हैं, तो इसीलिए एक कारोबारी राष्ट्रपति अगर ओवल ऑफिस के अंदर बैठा हुआ है, जैसे ये जो आप दफ्तर देख रहे हैं जिसे ओवल ऑफिस कहा जाता है, तो इस ओवल ऑफिस के अंदर उनके जो सारे फैसले हैं, उनका जो सारा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है, टैरिफ को लेकर जो वो बात की उन्होंने कल कैपिटल हिल से, उन्होंने साफ कहा कि अब तक हम अपने लोगों पर कर लगाते रहे, टैक्स लगाते रहे और दूसरे देशों को अमीर बनाते रहे, अब हम दूसरे देशों पर कर लगाएंगे और अपने लोगों को अमीर बनाएंगे। पॉपुलिस्ट मेजर के लिए, लोगों को सुनाने के लिए अच्छी बात लगती है, लेकिन इस इंटीग्रेटेड अर्थव्यवस्था के अंदर अमेरिका सप्लाई चेन में जुड़ा हुआ है। टेस्ला कार जो कि उनके दोस्त एलन मस्क बनाते हैं, वो चाइना के अंदर बन रही हैं। मतलब ये कहा जाए कि अगर हमारे हाथ में ताकत और सत्ता है, सब कुछ हमारे पास में है, ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है हमारी, तो हमारे अंदर एरोगेंस आना एक स्वाभाविक है। और अगर आपका व्यक्तित्व तो इस तरह का है तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इसी तरीके के व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, जो लोग उनको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो वो कह रहे हैं उसकी फेस वैल्यू और उसकी इफेक्ट वैल्यू, वो नीचे क्या कर रहे हैं, ये भी देखना चाहिए। और भारत के संदर्भ में ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत और अमेरिका के रिश्तों के अंदर बीते 25 सालों के अंदर राष्ट्रपति इस ओवल ऑफिस के अंदर इस कुर्सी के ऊपर कोई भी बैठा हो, बिल क्लिंटन के बाद जॉर्ज बुश का 2 टर्म, उसके बाद बराक ओबामा का 2 टर्म, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन और फिर डोनाल्ड ट्रंप। इन तमाम सिलसिले के अंदर, इन तमाम राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में और भारत के अंदर, चाहे हम अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल से शुरू करके मनमोहन सिंह के कार्यकाल और नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल तक चर्चा करें, तो भारत के प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल और अमेरिका में तमाम राष्ट्रपतियों के कार्यकाल के दौरान भारत और अमेरिका के बीच में एक चीज की कंसेंसस मिलती है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। दोनों के पास एक दूसरे के साथ साझेदारी के बहुत सारे मौके भी हैं और कारण भी हैं। और अभी ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता कि अगर डोनाल्ड ट्रंप डीकपल भी करना चाहते हैं तो वो डीकपल करना चाहेंगे चीन से। इंडिया जैसी ग्रोइंग जो मार्केट है उसके लिए तो बहुत अच्छा है ना कि अमेरिका में जो डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह की जो टेक्नोलॉजी वहां डेवलप हो रही है, तो अमेरिका खुद चाहेगा कि इंडिया की ग्रोइंग मार्केट में चीजें पहुंचे। देखिए, अमेरिका के पास भी अभी ये विकल्प है, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा खरीदार है और 70 अरब डॉलर से ज्यादा का निर्यात हम अमेरिका को करते हैं। अमेरिका बहुत सारी चीज़ें हमें निर्यात करता है, यानी हम अमेरिका से बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। कम लोगों को शायद ये पता होगा कि भारत 5वें नंबर पर अगर तेल सबसे ज़्यादा कहीं से खरीदता है तो अमेरिका से खरीदता है। और जिस तरीके से वो ड्रिलिंग बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ड्रिल बेबी ड्रिल टिल वी गेट फिल, तो इस तरीके से वो भंडार भरने की बात कर रहे हैं। इस ड्रिल बेबी ड्रिल के नारे से अगर अमेरिका अपना तेल का कारोबार बढ़ा रहा है तो वो बेचने की कोशिश करेगा तो दुनिया भर में तेल के दाम और कम आएंगे, जो कि अभी करीब करीब 80-82 डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से चल रहे हैं, वो और कम आएंगे। तो ये दुनिया के बाजार के अंदर आज जो झटके महसूस किए जा रहे हैं वो इस शख्स के इस दफ्तर में बैठने के बाद लिए गए फैसलों से संचालित हैं। और अभी देखिए आगे आगे क्या होता है, क्योंकि इस जगह पर बैठ के जो उन्होंने दफ्तर पे ये साइन करते करते जो बातें की हैं, उन बातों के अंदर इजराइल फिलिस्तीन का जिक्र है, उसके अंदर सऊदी अरब किस तरीके से इस अब्राहम अकॉर्ड के अंदर शामिल होगा उसका उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने भारत को डायरेक्टली नहीं कहा, लेकिन ब्रिक्स को लेकर जिक्र किया। बहुत सारी बातें उन्होंने यहां से की हैं। अभी फिलहाल ये देखना है, क्योंकि उनकी टीम में बहुत सारे लोग हैं, नए चेहरे हैं। उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो का आज ही कन्फर्मेशन हुआ है, उनकी नियुक्ति हुई है, उन्होंने शपथ ले ली है। और अब विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के साथ उनकी जो बातचीत होगी, बहुत सारी चीजें कूटनीति के पर्दों के पीछे तय होती है। मृत्युंजय, भाषणों में कुछ और बातें कही जाती हैं। बड़ा, चलो ये तो बात हो गई अमेरिका की सियासी आग की, सियासी गर्माहट की। अब वो आग जो कैलिफोर्निया के जंगल में लगी हुई है, जिसने अरबों का नुकसान कर दिया है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो उस पर क्या अपडेट है, और ये ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद उसको लेके क्या कुछ कहा गया है? मैं उसकी भी बात करूंगा आपसे, लेकिन मुझे लगता है कि एक चीज पर और चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि इस कुर्सी पर बैठते ही इतनी तमाम बड़ी बातों के बीच में ही एक जो चीज है वो चटक गई। क्या? विवेक रामास्वामी, भारतीय मूल का एक महत्वपूर्ण चेहरा विवेक रामास्वामी, जिसे कि उन्होंने एलन मस्क के साथ में यहां पर उन्होंने टीम का में हिस्सा बनाया था। ठीक है, ये देखिए आप, विवेक रामास्वामी और एलन मस्क, इनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी और इनको दिया गया था DOGE, यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नेंस एंड एफिशिएंसी। लेकिन अब यहां पे हाथ जोड़े हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं अमेरिका से, उसके मुताबिक यहां पर विवेक रामास्वामी अपना रास्ता अलग करने जा रहे हैं, यानी अब वो DOGE का हिस्सा नहीं होंगे। वो एलन मस्क के साथ इस नए विभाग का
कार्यभार नहीं संभालेंगे, बल्कि वो ओहायो की गवर्नरशिप के लिए लड़ने जा रहे हैं। और ये खबरें मिल रही हैं कि वो अगर 1-2 दिन के अंदर अपना कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं और अब वो ज़्यादा फोकस ओहायो की गवर्नरशिप के लिए देंगे, क्योंकि जो जेडी वैंस हैं, जो कि उपराष्ट्रपति बन गए डोनाल्ड ट्रंप के साथ में, उनके पद संभालने के कारण ओहायो की गवर्नरशिप खाली हुई है। और अब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ चुके हैं एक बार, 37 साल की इनकी उम्र है विवेक रामास्वामी की। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से तात्पर्य है कि ये रेस में थे, लेकिन उसके बाद ये डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन के अंदर बैठ गए और उसके बाद अब ये गवर्नरशिप के लिए लड़ रहे हैं। तो एक बार फिर ये जो 2 तस्वीर हैं, हो सकता है कि एक प्रेसिडेंशियल रेस इन दोनों के बीच में भी मुमकिन है, खासतौर पर रिपब्लिकन पार्टी की अगर बात की जाए तो ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है। और ये खुद ये तस्वीर शेयर की है विवेक रामास्वामी ने, और विवेक रामास्वामी ने ही इस तस्वीर को शेयर करने के साथ में जो है ये जानकारी साझा की है कि एक नई सुबह, एक नई शुरुआत वो करने जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये बताएंगी कि क्या कुछ बदलने जा रहा है अमेरिका के अंदर। साथ ही जिस आग की बात आप कर रहे थे, लेकिन देखिए आग को अगर आप यहाँ देखेंगे तो आग अभी भी लगी हुई है और आप ये देख सकते हैं कि इस आग को यहाँ पर नोटिस कीजिए, आग अभी भी पूरी बुझी नहीं है। यानी डोनाल्ड ट्रंप अब सत्ता संभालने के बाद क्या कदम उठाते हैं इस आग को बुझाने के लिए, ये देखना होगा, क्योंकि इस आग का वो कई बार जिक्र करते रहे। वो सीधे सीधे जो गैविन न्यूसम है, कैलिफोर्निया के गवर्नर हैं, उन पर उंगली उठाते रहे, लेकिन अब जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी। खासतौर पर इस पूरे इलाके के अंदर यूएस फायर वेदर वॉच जो है वो घोषित किया जा चुका है और साथ ही यूएसए रेड फ्लैग वार्निंग जो है वो भी जारी की गई है काफ़ी बड़े इलाके के लिए। और इस पूरे इलाके के अंदर जो है वो जो रेड फ्लैग वार्निंग है, मुझे लगता है कि उस पर भी गौर करना चाहिए। यानी ये जो पूरा बड़ा इलाका है वो इस समय आग की जद के अंदर है। हालांकि एक बड़ा अपडेट मैं आपको बता दूं, ये आग जो है इसके कारण ये रेड फ्लैग वार्निंग इतने बड़े इलाके के अंदर जारी की गई है। एक टाइम था बड़ा, जब शुरुआत में इस आग पे हम लोग खबर कर रहे थे जी, तो इतना ही सिर्फ एरिया था पैलिसेड्स और ईटन तक का। बिल्कुल, पैलिसेड और ईटन में अभी भी जो आग है उसका मुख्य कंसंट्रेशन इस पैलिसेड और ईटन के इलाके के अंदर ही है। लेकिन अगर आप इसे डीएक्टिवेट करें तो आपको पता चल जाएगा कि ये देखिए पैलिसेड और ईटन, ये जो आग की लपटें हैं ये आपको फिलहाल यहीं दिख रही हैं, लेकिन काफ़ी हद तक ये इलाका जो है इसके अंदर आग पर काबू पाया गया है। एक बड़ा अपडेट मैं आपको बता दूं, और ये अपडेट जो है ये कैलिफोर्निया फायर डिपार्टमेंट का जो अपडेट है, इसके मुताबिक ये जो आग है पैलिसेड के अंदर लगी हुई उसको 61% तक बुझा लिया गया है, उस पर काबू पा लिया गया है। साथ ही 87% जो है वो ईटन की आग जो है वो बुझाई जा चुकी है। साथ ही ये जो है लॉस एंजलिस और उसके आसपास के एरिया के अंदर जो रेड फ्लैग वार्निंग है वो जारी की गई है, इज इन इफेक्ट थ्रू ट्यूसडे इवनिंग ओवर मच ऑफ द लॉस एंजलिस, वेंटुरा, रिवरसाइड, ये सारा एरिया आप देख रहे थे, उस इलाके के अंदर रेड फ्लैग वार्निंग दी गई है। लेकिन जिस चीज़ का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले आप कर रहे थे ना, मुझे लगता है कि वो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और वो मुद्दा ये है कि ये आग जो है, ये आग जब बुझेगी तब इस इलाके से हमें क्या देखने को मिलेगा, क्या तस्वीरें आएंगी। क्योंकि ये जो सारी घनी बसाहट वाला इलाका था ना, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे इलाके बस्ती वाले थे। अब जब यह आग पूरी तरह से बुझ जाएगी, लोग यहाँ पर लौटेंगे, तो क्या मंजर उन्हें देखने को मिलेगा। और डोनाल्ड ट्रंप जो बात कर रहे हैं, यहाँ पानी पहुँचाने की बात कर रहे थे, वो मछली का कनेक्शन भी उन्होंने ही जोड़ा था। तो अब मछली के ऊपर इंसानों को वो कैसे तरजीह देते हैं, अब ये जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी, कहाँ से वो पानी यहाँ पर पहुँचाते हैं। क्योंकि वो लगातार ये कह रहे हैं कि कैलिफोर्निया के अंदर जो पानी की व्यवस्था है, पानी का जो प्रबंधन है वो ख़राब था, जिसके कारण यहाँ पर लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। और कल तो उन्होंने बाकायदा कुछ हॉलीवुड के स्टार उनके प्रोग्राम के अंदर आए थे, उनके शपथ ग्रहण समारोह में, जिसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ पर बड़े बड़े सितारे, बड़े बड़े अमीर लोग बैठे हुए हैं मेरे शपथ ग्रहण समारोह के अंदर, लेकिन अब वो लोग बेघर हो चुके हैं क्योंकि उनके घर जल चुके हैं। अगर वो ये बात कह रहे हैं तो ये कितनी भयावह स्थिति है, नजर भी है, और कितनी भयावह स्थिति होगी कि अगर इस हद की बर्बादी हुई है। क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं अभी तक, कैलिफोर्निया फायर डिपार्टमेंट ने जो तस्वीरें शेयर की हैं उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नुकसान हुआ है इस पूरे इलाके के अंदर। और उस नुकसान के अंदर जो है वो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं कैलिफोर्निया के अंदर। और अब उसको बुझाने के लिए जो कुछ उपाय हो रहे हैं, जो कुछ कोशिशें हो रही हैं, उन कोशिशों के ऊपर से ये तय होगा कि आखिर ये आग कब बुझेगी। बिल्कुल प्रणय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम तक ये सारी जानकारी पहुंचाने के लिए, ट्रंप से जुड़ी हुई, फायर से जुड़ी हुई। आप लोगों को क्या लगता है, ट्रंप के सत्ता संभालते ही जो गर्माहट है, जो सुगबुगाहट है, वो कैसी आपको लगी? क्या हलचल तेज होती हुई लगी? और कैलिफोर्निया फायर पर आप लोगों का क्या मानना है, हमें कमेंट करके बताइए।
और देखते रहिए अमर उजाला। और साथ ही ये भी बताइएगा कि क्या वाकई में आपको लगता है कि ट्रंप दुनिया का नक्शा बदलने जा रहे हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।